Good noon, everyone. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Vinu. Let us continue with our Higher Education Unit 10. Very important. In previous video, we have or lecture we have completed state university, central university, and private university. Today, we will continue with deemed to be universities. के rules and regulations. Deemed university. This is awarded to universities confer the status of a university. डीम टू बी यूनिवर्सिटी जो है इस लाइन का मतलब ये है कि ये ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो यूनिवर्सिटी नहीं बने हैं बट उस तरह के उनके रूल्स हैं, उसी तरह का उन्होंने स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, उसी तरह का उनका बल्कि उनसे कहीं हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम वो प्रोवाइड कराते हैं। यानी वो बने नहीं हैं बट उस लेवल के हैं, इसलिए उनको बोला जाता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। यानी जब आप कुछ बनना चाहते हैं ना, टू बी, यू वांट टू बी अ प्रोफेसर, यू वांट टू बी अ आईएएस ऑफिसर, तो अभी आप बने नहीं हैं बट उतना स्टैंडर्ड आपका है। अब एक और चीज याद रखिए, जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है ये कौन से एक्ट में आती है? तो ये आती है यूजीसी एक्ट 1956 सेक्शन 3D में, डी के अंदर। इसमें आपको डीम टू बी यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट इज सच यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड वेरी हाई वर्किंग स्टैंडर्ड टू बी डिक्लेयर्ड एज डीम टू बी यूनिवर्सिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही ये डिसाइड करती है, स्टैंडर्ड्स देखकर, रूल्स देखकर, पूरा स्ट्रक्चर देख के कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी ग्रांट किया जा सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। देन सच अ स्टेटस अलाउज फुल ऑटोनॉमी इन कोर्सेज, सिलेबस, एडमिशन एंड फीस। इस तरह का, थैंक यू बेटा, एक सेकेंड, ओके। इस तरह का जो हम कह सकते हैं डीम टू बी यूनिवर्सिटीज जो होती है वो एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी वो होती है जो अपने खुद के डिसीजंस खुद लेते हैं, खुद ही रूल्स बनाएंगे, खुद ही अपना कोर्स डिसाइड करेंगे, खुद ही अपना सिलेबस, एडमिशन और क्या फी स्ट्रक्चर वो फॉलो करेंगे, क्या फी वो चार्ज करना चाहते हैं, ये उनके खुद के डिसीजंस होते हैं। इस चीज में यानी डीम टू बी यूनिवर्सिटी वाले केस में स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका इन्वॉल्वमेंट या इनका हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि डीम टू बी यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो ऑटोनोमस बॉडी है, यानी वो अपने सारे चीजें खुद डिसाइड करते हैं। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ गिव्स मनी और फंड। जो स्टेट जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी है उसे स्टेट से, यानी जिस स्टेट में वो यूनिवर्सिटी वो डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही इन्हें फंड्स देते हैं फॉर डेवलपमेंट। टोटल 127 डीम टू बी यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अभी कितनी है? टोटल 127 डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, अप्रूव्ड ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द यूजीसी। जो डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं वो किसके रिकमेंडेशन पे उन्हें डीम टू बी यूनिवर्सिटी होने के लिए ग्रांट किया जाता है? तो वो यूजीसी, जो यूजीसी है यानी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन, वो जब रेकमेंड करेगा ना कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनने के जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफिल करता है, तो यूजीसी जो है वो अप्रूवल देगा, तब जाके चीजें आगे फॉलो होंगी। Although they enjoy all the power of university, but they don't have the right to affiliate colleges, ठीक है, under it। जो डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं वो एक तरह से एक यूनिवर्सिटी होने के सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, उनके पास सारी ऑटोनॉमी पावर है, उनके पास बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होता है, एंड मतलब सारी चीज़ें एक यूनिवर्सिटी की तरह ही हैं उसमें। बट उसके बाद भी जो एफिलिएशन होता है कॉलेजेस का, जैसे हरियाणा में एमडीयू यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उसके अंडर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको एफिलिएशन मिला हुआ है एमडीयू के अंडर, जैसे भिवानी में है, चरखी दादरी में है, महेंद्रगढ़ में है, गुरुग्राम में है,
फरीदाबाद में है। तो यानी पूरे हरियाणा में जो एमडी यूनिवर्सिटी है उसके अंडर जो कॉलेजेस आते हैं उनको एमडीयू से एफिलिएशन मिला हुआ है, और एमडी यूनिवर्सिटी जो है वो कॉलेजेस को ओपन कर सकती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वगैरह में। बट जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे यही एक तरह से हम डीमेरिट भी बोल सकते हैं कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी को ये राइट नहीं होता कि वो अपने अंडर किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन या कोई प्राइवेट कॉलेज वगैरह रन कर सके। तो ये एमसीक्यू बन सकता है, प्लीज याद रखिए। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जो IISc है बैंगलोर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में, एंड उसी के साथ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, इन्हीं दोनों को, ये दोनों वर द फर्स्ट टू इंस्टीट्यूट्स टू बी ग्रांटेड एज डीम्ड स्टेटस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से वो फर्स्ट 2 इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के जिसमें सबसे पहली बार उन्हें डीम्ड टू बी होने का ग्रांट मिला, एक तरह से स्टेटस मिला, तो उन दोनों इंस्टीट्यूट्स के नाम आपको याद रखने हैं। IISc ये ठीक है बैंगलोर, एंड इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, दिल्ली में, उन्हें मिला। दिस इंस्टीट्यूट, ये किसकी बात हो रही है, IISc की बात हो रही है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस की बात हो रही है। सेट अप इन 1902, ये कब सेटअप हुआ था, 1902 में, यानी कब एस्टेब्लिश हुआ, 1902 में, 1908 में, आई एम सॉरी 1908, एंड ग्रांट एज डीम टू बी यूनिवर्सिटी इन 1958। देखिए कितने सालों के बाद उसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। 1908 में IISc जो है वो एस्टैब्लिश हुई, 1958 में उसको डीम्ड टू बी होने का स्टेटस ग्रांट किया गया। नेक्स्ट इज MAHE, ये क्या है, फुल फॉर्म है MAHE का, मणिपाल एकेडमिक हायर एजुकेशन। मणिपाल एकेडमिक हायर एजुकेशन was the first private institute declared as the deemed to be university in 1976। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूट था जिसे डीम्ड टू बी होने का स्टेटस मिला, तो वो है MAHE, मणिपाल एकेडमिक हायर एजुकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट था 1976 में। अब देखिए PN टंडन कमेटी एक बनी 2009 में, जिसके पास पावर थी कि वो ब्लैकलिस्ट कर सकती है ऐसी डीम टू बी यूनिवर्सिटीज को जो प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रही है डीम टू बी यूनिवर्सिटी होने का। यानी डीम टू बी यूनिवर्सिटी, आप एक चीज समझिए, कोई भी एरी गैरी यूनिवर्सिटी डीम टू बी यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। बहुत हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, क्वालिटी एजुकेशन, करिकुलम में एक्सीलेंस, एंड हम कह सकते हैं कि हर तरह से एजुकेशनल एक्सीलेंस जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस उसी को मिलता है, जो सारे इन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता है। तो जो PN टंडन कमेटी थी जो 2009 में बनी, उन्होंने डीम टू बी यूनिवर्सिटीज में से 44 यूनिवर्सिटीज, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया, ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर जो स्टैंडर्ड होता है एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी होने का, उसको मेंटेन नहीं कर रहे थे। ये याद रखना है। एक और चीज आप ध्यान में रख सकते हैं डीम टू बी यूनिवर्सिटी के बारे में कि इसको एफिलिएशन क्या कैसे मिलता है, क्या चीजें हैं जो फॉलो करनी होती हैं। तो मिनिमम 20 इयर्स हो गए हों उस इंस्टीट्यूट को रन करते हुए, फिर 5 PG डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, उसमें कोर्सेज होने चाहिए, यानी 5 पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट्स हो उस इंस्टीट्यूट में। इसी के साथ जो NAC है, नेशनल एक्रीडिटेशन एकेडमिक काउंसलिंग, कुछ ऐसे असेसमेंट काउंसिल, ये जो है ये क्या देता है, ये CGPA देता है, ये चीज याद रखिए। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होने के लिए अब आप एक चीज और याद रखिए कि 3.51 ये नंबर आपको जरूर याद रखना है, न्यूमेरिक नंबर 3.51 से 4 तक अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को NAC CGPA मिलता है इसके बीच में, तो उस यूनिवर्सिटी का ग्रेड होगा A++, कीप इन माइंड। और दूसरा 9.26, अगर 3.51
3.26 से 3.51 के बीच में अगर किसी यूनिवर्सिटी को CGPA मिलता है या किसी इंस्टीट्यूट को CGPA मिलता है तो उसको ग्रेड मिलेगा A+ का। फिर इससे नीचे नीचे आते जाते हैं, A होता है, इसके बाद जो थोड़ा और परफॉर्मेंस अगर खराब है, आप यूं लगा लीजिए 3 से 3.26 तो A ग्रेड मिलेगा। उससे भी नीचे है तो उस इंस्टीट्यूट को या यूनिवर्सिटी को B ग्रेड मिलेगा। अब देखिए, मैंने खुद जहां से रिसर्च अपना कंप्लीट किया, मैंने अपना PhD कंप्लीट किया, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेशन, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जो है उसको कंप्लीट किया, रिसर्च को मैंने जिस इंस्टीट्यूट से, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से, यस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, दैट इज वनस्थली विद्यापीठ। उसका जो नैक का CGPA है वो A++ में आता है। इतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वहां का, हर चीज में एक्सीलेंस है, बहुत हाई लेवल का एजुकेशन सिस्टम वहां पर फॉलो होता है, बहुत अच्छी एजुकेशन है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है और या कोई भी ऐसी स्ट्रीम नहीं है जो आपको वहां पर नहीं मिलेगी। तो वो आती है A++ में, वनस्थली विद्यापीठ। वो क्या है? वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, वो अभी तक यूनिवर्सिटी बनी नहीं है, बट ये चीज याद रखिए कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छी आपको एजुकेशन मिलेगी। तो हाँ, ये था हमारा आज का डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में कुछ मिस तो नहीं हो रहा है? PG डिपार्टमेंट्स, 5 PG डिपार्टमेंट होने चाहिए, 20 ईयर्स। नैक का मैंने आप लोगों को बता दिया, रैंकिंग CGPA कितना होना चाहिए, ये चीज बकायदा NIRF में उनकी अच्छी रैंकिंग होनी चाहिए, और इसी तरह की चीजें इनको मतलब फॉलो करनी होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेटा यूनिवर्सिटीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो बनेगा मेटा यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।